यूपीएससी का प्री इसलिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि यूपीएससी रैंडम क्वेश्चन बहुत ढेर सारे पूछता है। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक से रैंडम टर्म्स पूछ लेता है जो आज तक आपने कभी देखे ना हो, कभी पढ़े ना हो। और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, साइकोलॉजिकल वो जो प्रेशर होता है जिसकी वजह से आपको फील होता है कि आपको ये चीजें नहीं आती हैं और आप अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और वो जो सवाल जो आप कर सकते हैं वो भी सवाल आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी का प्री एग्जामिनेशन अनप्रिडिक्टेबल गेम है। वो रैंडम नेचर के सवाल पूछकर वो अनप्रिडिक्टेबल बनाने की पूरी कोशिश करता है। और इस सीरीज में जिसका नाम है प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, इसमें मैं एक कोशिश करता हूं कि जो बहुत ढेर सारे अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं उसको कैसे लिमिट में लाकर प्रिडिक्टेबल बनाएं ताकि इनपुट आउटपुट का रेशियो बना रहे। मैंने पिछली वीडियो स्पीसीज के ऊपर बनाई थी। स्पीसीज में तो कुछ भी पूछ सकता है, फिर भी यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को समझकर, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझकर एक टू एन एक्सटेंट ये कोशिश करते हैं कि यहां से यूपीएससी अगर सवाल पूछेगा तो हो सकता है आपका इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर हो जाए। इसलिए स्पीसीज में मैंने आपको कुछ स्पीसीज बताई थी और उससे आपको हो सकता है 2026 के एग्जामिनेशन में बहुत फायदा भी हो। इसी लॉजिक पर ये अनप्रिडिक्टेबल नेचर कवर करना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए, पर मैं ये कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कि जो टर्म्स होते हैं साइंस एंड टेक से, एनवायरमेंट से, ऐसे टर्म्स को भी मैं आपको समझा सकूं कि किसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि आम जिंदगी में, नॉर्मल स्टडीज में हो सकता है ये टर्म्स आप मिस कर जाएंगे, ये टर्म्स आपने पढ़े ना हो, पर ये टर्म्स बार बार न्यूज़पेपर में जब अट्रैक्ट होते हैं, जब आते हैं, तो उन टर्म्स को निकालना और उनको सही ढंग से एक तरह से स्टैंडर्डाइज करना कि यूपीएससी इस तरह टाइप के सवाल पूछता है, इन टॉपिक से ये रैंडम क्वेश्चन पूछता है। वो रैंडम टॉपिक कौन से हैं, वो रैंडम टॉपिक में क्या कोई लॉजिक है, उन सब से निकालकर एक रैशनैलिटी बेस्ड अप्रोच से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं आज टर्म्स, जो यूपीएससी, जो अनप्रिडिक्टेबल टर्म्स होते हैं, जो रैंडम टर्म्स होते हैं, उसको मैं आपको समझाने वाला हूं। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको क्या बताते हैं। 2024 का अगर ये सवाल देखेंगे, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर के बारे में पूछा और इसे हम वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं। ये बड़े खतरनाक होते हैं, छोटे होते हैं पर बड़े खतरनाक होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में तो भी आपको कुछ हिंट मिल जाए, पर ऐसे वन लाइनर में या तो आपको आता है या तो नहीं आता है और आप ऐसे सवाल छोड़ देते हैं। इन सवालों को भी कैसे करें, इन सवालों की भी लिमिट, दायरा एक बनाकर कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है, अगर आएगा तो आपका इनपुट आउटपुट का रेशियो इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगी। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, तो यूपीएससी क्या ऐसे टॉपिक पे फोकस करता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज पर, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, ड्रग डिलीवरी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इन्हीं ऑप्शंस को भी ध्यान में रखते हुए मैं आपको टर्म्स बताने वाला हूं आज। आप पहले रैशनल समझ लो क्योंकि रैशनल समझना जरूरी है, और पीवाईक्यू को भी समझ लीजिए। यूपीएससी क्या पीवाईक्यू पूछता है या आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि सर यूपीएससी टर्म्स पूछता है। 2024 का ये सवाल देखिए, और मैं बहुत ढेर सारे सवाल आपके लगा कर आया हूं। 2025 में पूछा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज Cl20 HMX LLM 105, इसके बारे में। तो ये कैसा है, वन लाइनर है, एक सवाल और देखिए 4 ऑप्शन और जवाब दीजिए। अब या तो आपको ये आता है या तो आपको नहीं आता। और ये सवाल क्यों पूछता है, समटाइम्स टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, मतलब यूपीएससी के टर्म से जो सवाल पूछता है रैंडम नेचर के, ये करंट अफेयर बेस्ड सवाल होते हैं और करंट अफेयर को कवर करना इतने एक्सटेंट तक एक स्टूडेंट के लिए वाकई में पॉसिबल नहीं है। हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या वो हर चीज कवर कर पाएंगे। यस, पर टू एन एक्सटेंट इन छोटी वीडियो से मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे टर्म्स बता सकूं जो नॉर्मल लाइफ में आप, हो सकता है नॉर्मल स्टडीज में आप ना पढ़ते हो। अब इनको टैकल करने के लिए करंट अफेयर की एक अच्छी नॉलेज भी होनी जरूरी है और वहां से पिक करना भी आना चाहिए। ये क्या है, अल्टरनेटिव हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट है, एक्सप्लोजिव इन मिलिट्री वेपन्स है। तो क्या डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्या यहां पर हाइड्रोफ्लोरो रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं, क्या हाई एनर्जी फ्यूल टू क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हैं, फ्यूल फॉर क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हैं, दे आर फ्यूल फॉर रॉकेट प्रोपेलेंट, तो यह फ्यूल है क्या नहीं है, इस टाइप के सवाल पूछा। अच्छा, 2025 में एक सवाल और पूछा, मजोर्ना 1 चिप के बारे में सवाल पूछा 2025 के पेपर में। एयरक्राफ्ट का टाइप और डिस्क्रिप्शन, ये डॉर्नियर IL-76 C-17 ग्लोबल मास्टर 3। अब ऐसे कैसे कवर करेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी में इतने ढेर सारे एयरक्राफ्ट होते हैं। यूपीएससी ने 3 पूछे, कुछ लॉजिक होगा, कुछ रैशनल होगा। तो इस बार 2026 के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गए, 2025 के 3 सवाल देखिए। 2024 में फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल एग्जॉस्ट पाइप के एमिशन से क्या, पावर बाय हाइड्रोजन, ये तो चलो ठीक है, तब भी इसमें साइंस से थोड़ी सी, पर सवाल ऐसे भी पूछा वन लाइनर में, बिल्कुल। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर के बारे में सवाल पूछा। 2023 में पूछता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या है, वन लाइनर अगेन, एक सवाल 4 ऑप्शन। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, यस, ये कंप्लीट हो गया। एरियल मेटाजिनोमिक्स के बारे में सवाल पूछा। वॉल्बोचिया मेथड के बारे में सवाल पूछा। वायरल डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो है। क्रॉप रेजिड्यू पैकेजिंग मटेरियल है, इनटू द पैकेजिंग मटेरियल कैसे कर रही है। प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, इनके ऑप्शंस को एनालाइज करना पड़ेगा। इसलिए बायोचार, प्रोड्यूसिंग बायोचार, तो मैं बायोचार निकाल के लाया हूं।
क्योंकि ये बायोचार के ऊपर भी एक सवाल पूछ सकते हैं। 2023 के ये सवाल है, बिल्कुल यस। 2022 में पूछा था, 2021 में पूछा था, 2022 का भी एक सवाल है जहां पर इन्होंने पॉलीइथाइलिन टेराफ्लेट के ऊपर सवाल पूछा था। हालांकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो यहां पर आप हिंट मिल जाएंगे कि आप कैसे इसको निकाल सकते हैं। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कुछ तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होगा, तो आप ऐसे 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो स्टेटमेंट में तब भी एक थोड़ा सा हिंट आपको यूपीसी दे देता है, पर वन लाइनर बड़े घातक हो जाते हैं। जैसे कि 2021 में पूछा बायो फिनॉल ए क्या है, बिस्फिनॉल ए क्या है, माफ कीजिएगा। साथ में बॉलगार्ड 1 बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी क्या है, एस2 किसके टर्म्स, द टर्म एस2 टॉक्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट। इस टाइप का सवाल पूछा यूपीएससी ने 2021 में। एस2 के बारे में सवाल पूछा है। ट्राइक्लोजन के बारे में सवाल पूछा कि ट्राइक्लोजन क्या है, मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में आपको पाया जाता है, इस टाइप के सवाल। तो आप इन सवालों को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर आप वो चीज पढ़ने रहे। 2022 में फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम के ऊपर सवाल पूछा। 2019 में पायरोलिसिस प्लाज्मा गैसिफिकेशन के बारे में, ये टर्म्स आपने किसकी वजह से मेंशन है, ऐसा सवाल पूछा। 2019 में पूछता है कार्बोफ्यूरॉन मिथाइल पैराथियोन फोरेट एंड ट्राइजोफोज ये व्यूड विद एप्रीहेंशन। तो बताइए केमिकल्स किसके लिए यूज्ड होते हैं, कहां पर यूज्ड होते हैं। थार्ड के ऊपर सवाल पूछा टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है। 2014 में अग्नि 4 मिसाइल के बारे में सवाल पूछा। आईएनएस अस्त्रधारणी किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा, वाज रिसेंटली इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, ये क्या है। GL10 ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 क्या है, 2016 का सवाल है। 2017 में पूछा था ई लिसा क्या है, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना क्या है। यानी यूपीएससी देखिए कितने ढंग से बार बार ओवर द ईयर्स टर्म से सवाल पूछता है, और ये टर्म्स को कवर करना जरूरी है अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव एज लेना चाहते हैं। तो मैंने आपके लिए इस वीडियो में पार्ट 1 कवर किया। पार्ट 1 मतलब इसका एक पार्ट और आएगा, वहां पर मैं और यहाँ इस वीडियो में 20 से 22 टर्म्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में रेस्ट ऑफ द टर्म्स मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपका पूरा टर्म्स भी खत्म हो जाए। और ये 20 से 22 मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल नहीं है। एक बार अगर थोड़ा सा हिंट भी रहेगा और सवाल आप देखेंगे तो आपको वहां पर आंसर दिख जाएगा। दिखना जरूरी है, उसके लिए पढ़ा होना थोड़ा जरूरी है। तो मैंने पूरा इसको कवर करा है। आइए मैं आपको समझाता हूं एक एक टर्म क्यों क्यों मैं ये ढूंढ के लाया हूं, उसका रैशनल भी समझाता हूं। जियो साइंटिस्ट डी वाटरिंग ट्यूब्स, जियो ट्यूब्स, आपने 2024 का सवाल देखा था मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में। ऑप्शन क्या था, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने वाली टेक्नोलॉजी। यस। 2012 में एक सवाल था कि व्हाट इज द रोल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। तो वाटर को प्यूरिफाई करना, साथ में वेस्ट वाटर को ट्रीट करना, यूपीएससी इन पर फोकस करता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में जियो सिंथेटिक डी वाटरिंग ट्यूब्स, जियो ट्यूब्स जिसे कहते हैं, आपसे सवाल पूछ सकता है जियो ट्यूब्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट। इस तरह का सवाल बन जाएगा तो आपको हेल्प हो जाएगी। ये टर्म्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे आपका इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उनको मैं छांट कर बहुत रैशनैलिटी से लगा कर लाया हूं आपको, और आपको वाकई में एग्जामिनेशन मदद होगी। ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल चीज है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं, आप मेरे साथ एक कोशिश आप भी कर सकते हो सकता है आपको आउटपुट मिल जाए और आपको मजे आ जाए एग्जामिनेशन में। ये जियो साइंटिस्ट जियो सिंथेटिक डी वाटरिंग ट्यूब्स हैं क्या, जियो ट्यूब्स हैं क्या, ये कुछ इस तरह की दिखती हैं, पर ये करती क्या है। दीज आर लार्जली परमेबल कंटेनर्स मेड ऑफ जियो टेक्सटाइल। जियो टेक्सटाइल जियो सिंथेटिक फैब्रिक से बनाया गया है, डिजाइन टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम द स्लज। सॉलिड्स को स्लज से सॉलिड्स को अलग करना है, उसके लिए क्या है, एक तरह से एक तरह का प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ये कैसे वर्क करते हैं, स्लरी को हम पंप करते हैं ट्यूब्स में, इसमें डाला, वाटर ड्रेन्ड आउट थ्रू द फैब्रिक पोर्स। जो ये फैब्रिक जियो सिंथेटिक जो फैब्रिक है, इसके पोर से पानी बाहर आ जाएगा और सॉलिड पार्टिकल रिटेन हो जाएगा। जैसे आप चाय की छन्नी होती है, छन्नी में आप चाय पोर करते हैं, चाय की पत्ती जो होती है वो छन्नी में आ जाती है, पानी चाय निकल के आती है आपके कप में, वैसे ही ये जियो सिंथेटिक फाइबर्स भी है। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, इनको माइनिंग में, ड्रेजिंग में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन है। इसीलिए इसका चौथा ऑप्शन, और ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए टेक्नोलॉजी करंट अफेयर में अभी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, लो एनर्जी एंड एनवायरमेंटली सेफर अल्टरनेटिव टू मैकेनिकली डिवाटरिंग सिस्टम। तो जो मैकेनिकली डिवाटरिंग सिस्टम होता है वो इतना एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इस कॉन्टेक्स्ट में, एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल के दिन आपसे जियो टिप्स पूछ लें तो अब हक्के बक्के नहीं होंगे। अगर आपने एक बार ये कॉन्टेक्स्ट मेरा सुन लिया तो आपको दिमाग में याद रहेगा और ये इमेज से आपका रिटेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज पॉलीसाइक्लिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पीएच बोलते हैं। ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ टॉक्सिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है। यूपीएससी पॉल्यूशन के ऊपर सवाल पूछ सकता है इस बार, तो देखिए टॉक्सिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबसन।
यूपीएससी कंबजन के ऊपर भी सवाल पूछ चुका है, इंसिनरेशन के ऊपर सवाल पूछ चुका है, जो मैं आपको दिखा रहा था पॉलीइथाइलिन टेराफ्लेट के ऊपर जो सवाल था उसमें एक ऑप्शन आपने देखा था कंबजन के ऊपर। यस, ये किससे बनते हैं? इनकम्प्लीट कंबजन ऑफ द कोल ऑयल गैस बायोमास इंडस्ट्रियल वेस्ट के कंबजन से बनते हैं। और ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ टॉक्सिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं। यस, और इसका एग्जांपल आपके सामने ये लिखा है। सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, व्हीकल के एग्जॉस्ट से, वेस्ट इंसिनरेशन से, जब वेस्ट को जलाते हैं उससे ये निकलता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबजन होता है तो उससे पीएच निकलते हैं। ये टॉक्सिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, सॉइल पे पॉल्यूशन करते हैं, एंड दे आर हाईली परसिस्टेंट एंड रेजिस्टेंट टू नेचुरल डिग्रेडेशन। आसानी से ये डिग्रेड नहीं होते हैं। तो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने सुने, यूपीएससी ने सवाल पूछ भी रखा है इस पे। ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं और म्यूटाजेनिक इन नेचर होते हैं। दे अफेक्ट लंग, स्किन एंड इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। बायो एक्यूमुलेशन इन द ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन द एक्वेटिक लाइफ, इसकी वजह से एनवायरनमेंट में बहुत दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बायो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पीएच को याद रखिएगा। ये क्या है? एक तरह से बेसिकली सवाल पूछेगा ये क्या है? टॉक्सिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं। सिंपल आपको जवाब देना होगा, वन लाइनर का सवाल होगा। मॉप आर बायोसेंसर, ये मॉप आर बायोसेंसर क्या है? ये प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर है, डिराइव फ्रॉम द बैक्टीरियम एसिनोटोबैक्टर एंड कैल्को एसिटिकस व्हिच नेचुरली सेंसेस एंड डिग्रेड फिनॉल। तो फिनॉल को ये नेचुरली सेंस करते हैं और डिग्रेड भी करते हैं। ये क्या है? ये प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर है। आपको बस इतना याद रखना, मॉप आर क्या है? ये प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर है। यस, इंजीनियर्ड वेरिएंट्स कैन डिटेक्ट फिनॉल एट अल्ट्रा ट्रेस लेवल, बहुत छोटे माइन्यूट लेवल पर भी इसको आप क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये क्या करेगा? ये बायोसेंसर डिटेक्ट करने के बाद डिग्रेड भी कर देगा। यूज फॉर वाटर क्वालिटी असेसमेंट एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉप आर बायोसेंसर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। आई होप कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ रहा है। इनलैंड सलाइन एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी, ये क्या है? ये लैंड बेस्ड एक्वाकल्चर सिस्टम है। ये लैंड बेस्ड इनलैंड सलाइन एक्वाकल्चर, यानी सलाइन वाटर का यूज करेंगे। लैंड बेस्ड एक्वाकल्चर सिस्टम है दैट यूजेस अ सलाइन ग्राउंड वाटर फ्रॉम द सलाइन एक्विफर्स, लेक्स और कोल सीम गैस ऑपरेशंस टू कल्चर स्पीसीज लाइक श्रिम्प, टिलापिया, एशियन सी बास एंड ट्राउट्स। इनको ये कल्चर करने के लिए यूज होता है। ये लैंड बेस्ड एक्वाकल्चर सिस्टम कैसे वर्क करता है? सलाइन वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड एंड इट्स ionic composition is adjusted to suit the tolerance level of the selected aquatic species. Practice in India, Australia, Israel and the USA to convert saline affected and non-arable land into the productive zones. ऐसे जोन को जहां पर हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, उनको भी अनप्रोडक्टिव जोन्स को भी प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश है। किसकी वजह से? इनलैंड सलाइन एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी से। ये पॉलिसी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सपोर्टेड बाय द पीएम मत्स्य संपदा योजना। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। और ये स्कीम कब आई थी मुझे बताइएगा। इस स्कीम को कितने साल कंप्लीट हो रहे हैं ये भी बताइएगा। तो ये मत्स्य संपदा योजना, ब्लू रेवोल्यूशन, इसको भी ये उसका सिग्निफिकेंस भी है। इंडिया में यूज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में इसका हम करते भी हैं। यस, इट्स इनलैंड सलाइन एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं फ्री हिट जीरो टिलेज ZT टेक्नोलॉजी पर। ये क्या है? दिस इज बेसिकली आपको अगर स्टबल बर्निंग को रोकना है, आपको प्लॉ नहीं करना है, मशीन्स का आपको यूज नहीं करना प्लॉ करने के लिए, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? फ्री हिट जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी को यूज करके ये टेक्नोलॉजी क्या करेगा? डायरेक्ट वीड सोइंग विदाउट प्लॉइंग और स्टबल बर्निंग यूजिंग मशीन्स लाइक हैप्पी सीडर एंड सुपर सीडर, इफेक्टिव अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स लाइक वीड लाइक दिस एंड दिस। Free hit ZT wheat replaces multiple plogging operations and stubble burning before the wheat sowing, and this will replace, this is environment friendly also, and जिसकी वजह से स्टबल बर्निंग की वजह से बड़ा पॉल्यूशन होता है, एनसीआर रीजन में बड़ा पॉल्यूशन देखने को मिलता है विंटर में, उसको भी हम कम कर सकेंगे। दिस कट्स टिलेज, इरिगेशन एंड वीड कंट्रोल कॉस्ट ऑल्सो, एंड फार्मर्स के लिए भी अच्छा है। ऑल्सो प्रिवेंट द एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द स्टबल बर्निंग। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फ्री हिट जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी ZT टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेंस अलायंस ERA इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस बार इस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं मैं आपको। ERA इंडिया, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन अलायंस इंडिया, इज अ कोलैबोरेटिव नेशनल नेटवर्क फॉर्म्ड इन जुलाई 2021। अब जुलाई 2021 को हो रहा है, तो इसको कितने साल कंप्लीट हो रहा है? 5 साल कंप्लीट हो रहा है। और यूपीएससी का आपको रैशनल पता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल कंप्लीट होता है। यूपीएससी सवाल पूछता है। ये किस लिए? टू एडवांस द इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन अक्रॉस इंडिया। एनवायरमेंट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, इन सब कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी सवाल पूछता है और ये मेंस के सिलेबस में मेंशन है।
सपोर्ट्स इंडियाज कमिटमेंट अंडर द बॉन्ड चैलेंज। बॉन्ड चैलेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बॉन्ड चैलेंज किसको एम करता है? विच एम्स टू रीस्टोर डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड वर्ल्ड वाइड। इंडिया का प्लेज क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ द 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड लैंड एज अ पार्ट ऑफ इट्स बॉन्ड चैलेंज कमिटमेंट। तो ये बॉन्ड चैलेंज भी इंपॉर्टेंट हो गया। बॉन्ड चैलेंज को 15 साल कंप्लीट हो रहे हैं और इस चीज को 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। बॉन्ड चैलेंज ये ग्लोबली रिस्टोरेशन इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था 2011 में बाय जर्मनी एंड द आईयूसीएन टू रिस्टोर द डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप वर्ल्ड वाइड। टारगेट 150 मिलियन हेक्टेयर बाय 2020 एंड 350 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030। रिमोट फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन FLR, a holistic method that improves the ecological integrity with enhancing the human livelihood and well-being। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड चैलेंज, और साथ में उसके साथ में ERA इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, डाइवर्सिटी फॉर रिस्टोरेशन, इट्स अ डिजिटल डिसीजन सपोर्ट टूल। तो ये क्या है? डिजिटल डिसीजन सपोर्ट टूल है। डाइवर्सिटी फॉर रिस्टोरेशन डिजाइन टू गाइड द सिलेक्शन ऑफ द नेटिव ट्री स्पीसीज फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। इकोलॉजी को रिस्टोर करना चाहते हैं, आपको कौन सा नेटिव ट्री स्पीसीज को आपको सिलेक्ट करके प्लांट करना है, उसके लिए ये डिजिटल डिसीजन सपोर्ट टूल है। यस, दिस विल हेल्प प्रैक्टिशनर चूज स्पीसीज बेस्ड ऑन क्या लोकल क्लाइमेट है, क्या सॉइल की टाइप है, ऑल्टीट्यूड क्या है, इकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, सर्वाइवल एंड इकोलॉजिकल फिट किस स्पीसीज के लिए, किस ट्री स्पीसीज के लिए बेहतर बैठेगा, उस कॉन्टेक्स्ट में ये आपको हेल्प करेगा। ये डिजिटल डिसीजन सपोर्ट टूल है, ये आपको हेल्प करेगा कि इस कंडीशन में कौन सी नेटिव ट्री स्पीसीज है जो बढ़िया थ्राइव कर सकती है और वो इकोलॉजी को रिस्टोर कर सकती है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया, फॉरेस्ट के बाहर भी ट्री लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। इट्स अ 5-year जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द USAID and Ministry of Environment, Forest and Climate Change to expand the tree cover beyond the recorded forest, promote trees on farmlands, agroforestry जिसे हम कहते हैं, road sides, institutional and community lands, strengthening green cover outside traditional forest। Yes, तो this is the topic. Next topic is 1 trillion trees। आपने सुना होगा, बिल्कुल आपने करंट अफेयर में ये सुना ही होगा 1 ट्रिलियन ट्रीज के बारे में। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, लॉन्च किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टू ग्रो, रीस्टोर एंड कंजर्व 1 ट्रिलियन ट्रीज वर्ल्ड वाइड, सपोर्ट्स द UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बार बार इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, क्योंकि UN का डिकेड चल रहा है 2021 से 2030 और हम मिड में हैं कहीं ना कहीं, तो यूपीएससी सवाल यहाँ पे पूछ सकता है। 2021 से चालू हुआ था तो 5 साल कंप्लीट भी हो गए। एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्स द पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट गोल। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था, 2025 में 10 साल कंप्लीट हुए थे। यूपीएससी ने पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 से सवाल भी पूछा था, जो कि मैंने आपको पिछली बार इसी सीरीज में बताया भी था कि ये पूछा जाएगा। यस, तो पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर सवाल पूछ चुका है। अब बारी है कि यूपीएससी 1 ट्रिलियन ट्रीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऐसा करके सवाल आपसे पूछ ले। वॉलिस लाइन के ऊपर सवाल पूछ सकता है। ये वॉलिस लाइन है क्या? ये कोई विजिबल नहीं है, ये इनविजिबल बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री है इन द ओशियन that separates the distinct wildlife of the Asia and Australasia, running between the Bali and Lombok, then another bit in north between the Borneo and the Sulawesi, and curving south of the Mindanao, yes, Mindanao। तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक वॉलिस लाइन है जो कि क्या है? इनविजिबल बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री है। फिर आते हैं बलास्ट वाटर पे। ये क्या है? जब हमारी शिप्स होती हैं, जब अपने आप को स्टेबल करना चाहती हैं, उतना लोड नहीं होता उनके ऊपर, तो वो क्या करती है? पानी को कैरी करती हैं। तो शिप्स टेक द बलास्ट वाटर इन द इंटरनल टैंक्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड बैलेंस व्हेन नॉट फुल्ली लोडेड। दिस वाटर इज लेटर डिस्चार्ज एट द डेस्टिनेशन पोर्ट ऑफन इन द अदर कंट्रीज। तो ये कहीं पर भी डिस्चार्ज कर देते हैं जहां पर इनका मन होता है, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या होता है? कहीं का पानी कहीं पर आप डिस्चार्ज करेंगे तो वहां पर जो भी एक्वेटिक लाइफ होगी, ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो किसी और जगह के लिए हो सकता है वो हानिकारक हो, वो इन्वेजिव स्पीसीज हो। इसलिए ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्लास्ट वाटर में कैरी इन्वेजिव एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, प्लैंकटन हो गया, लार्वे हो गया, माइक्रोब्स को ये कंटेन करता है, विच कैन डिस्टर्ब द लोकल मरीन इकोसिस्टम, जहां पर ये डंप करेंगे फिशरीज एंड बायोडाइवर्सिटी व्हेन रिलीज्ड। यस, और इसीलिए ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन भी है जो कि फोर्स है सिंस 2017, अप्रॉक्स 10 ईयर्स इसको भी कंप्लीट हो रहे हैं, अडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर सवाल पूछ चुका है, IMO के ऊपर सवाल यूपीएससी पूछ चुका है। मैंडेट्स दैट शिप ट्रीट्स, न्यूट्रलाइज और एक्सचेंज ब्लास्ट वाटर बिफोर discharge. India has not ratified the BWM convention, hence ships operating at Indian ports are not legally bound to follow its ballast water treatment standards। इसलिए जरूरी है कि इसको फॉलो किया जाए, क्योंकि एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लास्ट वाटर। यस, नेक्स्ट आते हैं हम
टर्म्स रिलेटेड टू डिफेंस टेक्नोलॉजी, यूपीएससी ने 2025 में सवाल पूछा डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट के बारे में, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में सवाल पूछा, उस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट टर्म्स जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के हैं इस बार भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2025 में ये बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से मैंने पूछा था सवाल बनाया जाएगा, यूपीएससी ने ऐसा सवाल आपसे पूछा भी, डिफेंस टेक्नोलॉजी इस बार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें हम देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल QRSAM, इट्स अ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये क्या है, सरफेस से एयर मिसाइल है, तो बस इतना भी याद रखेंगे तो आपको काम बनेगा। यस, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम है बाय डीआरडीओ, तो हमने खुद डेवलप किया है, रेंज 30 किलोमीटर तक है, प्रोवाइड्स 360 डिग्री ऑल राउंड कवरेज, कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग एरियल थ्रेट्स सच एज फाइटर क्राफ्ट, यूएवी, हेलीकॉप्टर्स को आप मैनेज कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट है L-70 एंड ZU-23, ये क्या है, ये दोनों L-70 बोफोर है, Z-23 दे आर ट्विन बैरल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, यूज बाय द इंडियन आर्मी फॉर लो ऑल्टीट्यूड क्लोज रेंज एयर डिफेंस। ये क्या है, ये गन्स है, एंटी एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए जो गन्स यूज होती हैं ये गन्स हैं। तो आपको बस इतना याद रखना, एंटी एयरक्राफ्ट गन है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में अगर पूछेगा तो डायरेक्टली सामने यही लगाकर आपको पूछेगा कि ये है क्या। जैसे यहाँ पर सवालों में क्या पूछा कि डॉनियर 228 क्या है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, IL-76 क्या है, सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ऐसे आपको मैच करने के लिए अगर पूछ रहा है तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं आपको ऐसी ही चीज क्यों बता रहा हूं जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू में ऐसे ही सवाल बने हैं। डिजाइन टू काउंटर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, यूएवी, ड्रोन्स एक्टिंग एज अ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द एरियल थ्रेट्स एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट की रेंज जो है 2.5 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। साथ में कार्ल गुस्टाफ के बारे में अगर देखें, ये मैन पोर्टेबल शोल्डर फायर्ड, शोल्डर में रख के रिकॉइललेस राइफल है। तो ये क्या है, ये राइफल है, बस इतना याद रखना, ये क्या राइफल है, मैन पोर्टेबल राइफल है। ओरिजिनली डेवलप्ड बाय स्वीडन, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडियन इन्फेंट्री यूनिट्स, तो इंडियन यूज करते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसको भी आपसे पूछ ले सामने लगाने के लिए। रेंज इसकी 500 मीटर अगेंस्ट द मूवेबल, जो मूविंग टारगेट्स है, मूवेबल टारगेट्स होते हैं उसके लिए 500 मीटर एंड अप टू 1000 मीटर अगेंस्ट द स्टेशनरी टारगेट, अगर रुके हुए हैं रेस्ट पर है टारगेट्स तो उसके लिए 1000 मीटर है, अगर मूवेबल है, मूव कर रहे हैं तो 500 मीटर की रेंज है। नेक्स्ट आपने 84 पर, ये सिंगल यूज डिस्पोजेबल शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक वेपन है, तो ये टैंकों को गिराने के लिए यूज होता है इसलिए 80 नाम है एंटी टैंक। तो अगर थोड़ा सा इससे भी हिंट रहेगा आपको तो एग्जामिनेशन में आप फिगर आउट कर लोगे कि एंटी टैंक है। यस, डेवलप बाय स्वीडन, अगेन अडॉप्टेड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर इन्फेंट्री ऑपरेशंस। साथ में नेक्स्ट आते हैं TAIWS, ये क्या है, ये 10 AI वेपन सिस्टम है, 10 AI वेपन सिस्टम है, ये एक AI पावर्ड ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम है developed by Indian Army personnel in collaboration with the IIT Bombay and MIT Jammu. Yes, this tracks, identifies and engages threats in 10 milliseconds, drastically reducing the sensor to shooter time, and this can engage targets up to 1.8 किलोमीटर। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये है क्या, ये AI पावर्ड ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, DEWs कहते हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। इस कॉन्टेक्स्ट में वेपन्स दैट यूज कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, काइनेटिक प्रोजेक्टाइल्स की जगह पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को बना रहे हैं। ये क्या है, ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, डिसेबल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं टारगेट्स एट द स्पीड ऑफ द लाइट्स। कितने टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं। हाई एनर्जी लेजर्स, डिस्ट्रॉय और डिसेबल टारगेट यूजिंग इंटेंस लेजर बीम्स का यूज करते हैं। माइक्रोवेव वेपन्स डिसरप्ट और बर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। बीम कंट्रोल सिस्टम इंश्योर एक्यूरेट फोकसिंग एंड ट्रैकिंग एंड थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम डिसिपेट्स हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द फायर। तो दीज आर DEWs, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। तो आपको मैंने डिफेंस टेक्नोलॉजी में कुछ चीजें बताई हैं, याद रखिएगा, अगर 2-3 भी आ गई और आपने लगा लिया या एलिमिनेट कर लिया तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आते हैं कल्पा भूमा पे। कल्प भूमा क्या है, कल्प भूमा एक सॉइलेस, सॉइल नहीं होगी, सॉइललेस ऑर्गेनिक पॉटिंग मीडियम है जहां पर आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली ये अर्बन एंड पेरी अर्बन गार्डनिंग के लिए यूज होता है। इसको सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में जो है। दीज आर आइडियल्स फॉर पॉट्स, टेरेस गार्डन्स, किचन गार्डन्स एंड ऑल्सो सुटेबल फॉर open field application, made from the biochar. I hope you're getting the context of the PYQ. They are made from the biochar, synergized compost and vermicompost derived from the coconut and the cocoa processing waste, promoting the circular bioeconomy. तो एक बार यूपीएससी ने सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर भी सवाल पूछ चुका है। यस, नेक्स्ट आते हैं बायोचार के ऊपर। पीवाईक्यू का एक ऑप्शन बायोचार था, मैंने आपको जो बताया था कि हम बायोचार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बायोचार होता क्या है, बायोचार एक ब्लैक कार्बन रिच मटेरियल है प्रोड्यूस बाय पायरोलिसिस। तो ये पायरोलिसिस क्या टेक्नोलॉजी है, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लो ऑक्सीजन हीटिंग, यस,
पायरोलिसिस ऑफ बायोमास सच एज क्रॉप रेजिड्यू को आप कर दो, वुड चिप्स, मैन्योर, एग्रीकल्चर वेस्ट एम्ड एट लॉन्ग टर्म कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो यूपीएससी ने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर भी सवाल पूछ रखा है, पीवाईक्यू में ये भी सवाल आपको मिलेगा। तो मैं हर पीवाईक्यू लगा के नहीं ला सकता हूं, पर उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको देता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको ये चीजें ऐसा ना लगे कि ये क्यों हम बता रहे हैं, इसका रैशनल है इसलिए आपको बता रहे हैं। तो बायोचार क्या है? ब्लैक कार्बन रिच मटेरियल है प्रोड्यूस बाय द पायरोलिसिस, लो ऑक्सीजन हीटिंग में पायरोलिसिस के थ्रू हम बायोचार को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बेनिफिट होता है, ये खराब नहीं है, ये अच्छा है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बेहतर करता है, स्ट्रक्चर को बेहतर करता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है उसको इंप्रूव करता है, न्यूट्रिएंट की यूज एफिशिएंसी को बेहतर करता है, और इसीलिए ये डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी लो करता है। सिंपल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम लाइक कॉन्टिकी kilns allows low cost scalable biochar production suitable for farmers and the rural enterprise. Yes, so these are biochars. Carbon sequestration का potential क्या है? Contains 70 to 90% stable carbons. Yes, can persist in soil for 100 of years and act as a long term carbon sink. कार्बन को आप सिंक कर लोगे, क्लाइमेट चेंज में भी मदद करेगा, सपोर्ट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन ऑल्सो। तो बायोचार उस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बायोचार को याद रखिएगा। फिर आते हैं अर्थ 5R। अर्थ 5R इज सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? ये कुछ नहीं, एक एनजीओ, इंडियन एनवायरमेंटल एनजीओ है जो कि कम्युनिटी लेड सस्टेनेबिलिटी पर इस बेसिस पर काम करती है, और इसका नाम 5R क्यों है? क्योंकि अर्थ 5R में R है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज एंड रिसाइकल। दीज 5Rs आर इंपॉर्टेंट, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप लिख सकते हो। इकोनॉमी का एक टर्म है फाइनेंशियलाइजेशन, ये बड़ा न्यूज में रहा है तो इसके बारे में देख लेते हैं। फाइनेंशियलाइजेशन क्या है? जब फाइनेंशियल मोटिव्स का, फाइनेंशियल असेट्स का डोमिनेंस बढ़ जाए किसी इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं इकोनॉमी का फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है। फाइनेंशियलाइजेशन रिफर्स टू इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ द फाइनेंशियल मोटिव्स, मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एलिट्स इन एन इकोनॉमी, ऑफन ओवरशैडोइंग द प्रोडक्शन सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड द रियल सर्विसेज। तो यहां पर कैसे प्रॉफिट बनाते हैं? प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंगली जनरेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कैसे? ट्रेडिंग कर लो आप, लेंडिंग कर लो, असेट स्पेकुलेशन, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर लो। इन सब से आप क्या कर सकते हैं? बिना कुछ रियल प्रोडक्शन किए हुए। यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि रियल सेक्टर्स किसे कहते हैं, याद है आपको? हाँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियलाइजेशन, तो एक पीवाईक्यू इसी कॉन्टेक्स्ट में है। आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू समझ में आ रहा होगा, रिकॉल हो रहा होगा। नहीं हो रहा तो पीवाईक्यू को ढंग से करना बड़ा जरूरी है, मैंने कितनी बार कहा है। और माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में हम यही करते हैं, पीवाईक्यू को एनालाइज करके जो आपको मैं बता रहा हूँ, प्रिडिक्शन बिल्डअप सीरीज 5% है माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम का। माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में हर एक क्वेश्चन में क्या चीज है, कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज पूछी जा रही है, क्या ऑप्शन अच्छे हैं, किस ऑप्शन से सवाल बन सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस वहां पर करते हैं और सारे सब्जेक्ट का डिस्कस करते हैं, और मैं ही डिस्कस करता हूं। तो माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम की लिंक अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। So this is called financialization. This is called financialization. Then आता है चेरियल आर्ट पर। ये चेरियल आर्ट क्या है? यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर सवाल पूछता है। चेरियल स्क्रोल पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म ऑफ तेलंगाना। तो यूपीएससी पूछ सकता है कहाँ का फॉर्म है, तो तेलंगाना का है, तेलंगाना याद रखिएगा। कैरेक्टराइज बाई ब्राइट कलर्स एंड नरेटिव्स, कॉमिक स्ट्रिप्स स्टाइल पैनल्स। तो आप इस तरह का ये आर्ट को बोलते हैं चेरियल आर्ट। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, कहाँ की है? तेलंगाना की है, बस इतना याद रखिएगा। यस, फिर आते हैं लास्ट टर्म पर जिसका नाम है सुगंधा वीर तरुलना। तो ये नाम प्रोनाउंशिएट करने में हो सकता है डिफिकल्ट हो, जब यूपीएससी में आपको आएगा और जब आप आंसर लगा लोगे तब आप इसी बात का थैंक यू करोगे कि सर हो सकता है आपकी प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो जाए, पर मेरे इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बताना चाहता हूँ। ये है क्या? ये एक तमिल फ्रेज है, किसके लिए यूज होता है? ये एक रॉयल टाइटल। तो ये तमिल फ्रेज रॉयल टाइटल है, अडॉप्टेड बाई कुलोटुंगल ऑफ द चोला डायनेस्टी। तो यहाँ पर इन्होंने अडॉप्ट किया था, चोला डायनेस्टी के इन राजा ने अडॉप्ट किया था रॉयल टाइटल, जिसका नाम है दिस टाइटल, है ना, दिस टाइटल बोल देते हैं। लिटरली ट्रांसलेट करें इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है अबोलिशर ऑफ द टोल्स, टोल्स को हटाने वाला, इसको हम बोलते हैं ये सुंगम का मतलब होता है टैक्स और टोल, और अविर तरुलिना का मतलब होता है द वन हु रिमूव इट, इसलिए इसका टाइटल ये पड़ा। और जिसने ये टोल्स को हटाया चोला डायनेस्टी में, उनको ये टाइटल दिया गया था। तो बस इतनी चीज याद रखेंगे तब भी मेरा काम बन जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इस बार इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यूपीएससी प्री 2026 में। इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 फाइनल पार्ट भी मैं लेकर आऊंगा जल्दी। जैसे मैंने स्पीसीज का आपको पार्ट 1 बताया है, ऐसे स्पीसीज का भी फाइनल पार्ट आएगा, स्पीसीज का फाइनल पार्ट आएगा। ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट है उसका पार्ट 1 आया है, उसका भी पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आपने अगर लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता कि एक एक टर्म आपको आपकी कॉपी में होता कि भाई ये टर्म इस रेफरेंस में, ये टर्म इस रेफरेंस में,
तो आपको रिवाइज करने में आसानी होती। पर ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो पीडीएफ है, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आप मेरी ऐप पर जाएंगे जिसका नाम है होप तुशांत, चाहे iOS पर जाएं चाहे एंड्रॉयड पर जाएं, यही नाम है, आप चेक करके इस पर जा सकते हैं। उस ऐप में होप तुशांत को डाउनलोड करने के बाद एक फ्री कोर्स है जिसका नाम है प्रिडिक्ट दी अनप्रिडिक्टेबल, जहां पर इस सीरीज की जो पीडीएफ्स होती हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं वो वहां पर मैं अपलोड कर देता हूं। तो आप जाइएगा ऐप पर, इस कोर्स पर जाइएगा, प्रिडिक्ट अनप्रिडिक्टेबल सीरीज के कोर्स पर जाइएगा, वहां पर स्पीसीज की भी वीडियो अपलोड पीडीएफ अपलोड है और ये वाली पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प इन यूपीएससी प्री 2026। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको बताने में कि टर्म्स रैंडम है, बिल्कुल रैंडम है, पूछता यूपीएससी रैंडम है, पर एक लॉजिक है जो फॉलो करता है। कुछ टॉपिक्स जैसा आपने अब समझा होगा, कुछ टॉपिक्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, आर्ट के ऊपर, कुछ टॉपिक्स के ऊपर यूपीएससी जानबूझकर फोकस करता है। वहां से पीवाईक्यू से कुछ ऑप्शन से निकाल के या किसी तरह से जो रैशनल सही बैठता है उसके हिसाब से ये जो टर्म्स हैं इनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के 2026 के प्री में पूछा जाए और आपका इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर हो जाए। ज्यादा नहीं बता रहे हैं इसलिए बहुत ढेर सारे नहीं बता रहे हैं, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा, क्या फायदा। तो वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आप तक मैं कन्वे कर रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब से सिर्फ एक चीज ही हो सकती है कि दूसरे बच्चों तक वीडियो पहुंच सकती है। अगर आप पहुंचाना चाहें, इस नेक काम में आप भी हाथ बटाना चाहें तो मोर देन वेलकम आप कर सकते हैं। बाकी आपकी जैसी मर्जी है। आपको अच्छी लगी, आपको फायदा हो जाए, दैट इज माई मोटिव। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।